हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कॉमर्स और अकाउंटेंसी के सामान्य अर्थ पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम आपसे लेखाशास्त्र विषय पर क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अपना विषय है लेखाशास्त्र, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहा जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी विषय का कल हमने आपको अर्थ बताया था कि एक ऐसा विषय होता है अकाउंटेंसी जिसके अंतर्गत हम लेखांकन का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें अकाउंट्स बुक्स को मेंटेन करना है, यानी कि जो खातों की पुस्तकें होती हैं, खाता बहियों को किस प्रकार से हम मेंटेन करते हैं, किस प्रकार से हम रिकॉर्डिंग करते हैं और किस प्रकार से हम अपने व्यवसाय की लाभ हानि की जानकारी के लिए अंतिम खाते बनाते हैं। इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन ही लेखाशास्त्र कहलाता है। और मैंने आपको कल बताया था कि लेखा शास्त्र विषय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेखा प्लस शास्त्र। लेखा का अर्थ लिया जाता है लेखांकन से और शास्त्र का अर्थ यह लिया जाता है किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से। इसका अर्थ हो जाता है कि लेखा शास्त्र लेखांकन का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो पहला पॉइंट आप यहां लिखेंगे हमारे साथ, लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र क्या होता है? लेखा शास्त्र सर, लेखा शास्त्र जो है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी लेखांकन का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र लेखांकन का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। क्रमबद्ध अध्ययन होता है, अर्थात हम लेखा शास्त्र में सीखते हैं कि किस प्रकार लेखांकन किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये लेखांकन का अर्थ क्या है? तो चलिए हम चर्चा करेंगे लेखांकन का अर्थ क्या होता है। लेखांकन का अर्थ, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि लेखांकन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले व्यापारिक लेन देनों की हमें पहचान करनी होती है। कि कोई व्यापारिक लेन देन दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे। एक व्यापारिक लेन देन होते हैं जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, दूसरे होते हैं जिनका मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें मौद्रिक व्यवहारों की पहचान करनी होती है, फिर उनका मुद्रा में मूल्यांकन करना होता है। आपको मैंने कल इसके संबंध में जो अर्थ लिखवाया था लेखांकन का, वो मैंने अर्थ आपको बताया था कि लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों का, व्यावसायिक लेन देनों की पहचान, मापन, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण तथा संचार। संचार का अर्थ यहां होगा संप्रेषण, भी संचार को अपन कह सकते हैं। संचार का अर्थ व्यावसायिक सूचनाएं उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना होता है। संचार या संप्रेषण की प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देनों की पहचान की जाती है, फिर उनका मापन मुद्रा में किया जाता है, फिर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, फिर उनको वर्गीकृत करके उनका वर्ष के अंत में संक्षिप्तीकरण किया जाता है जिससे लाभ हानि ज्ञात होती है, फिर अपन उनका विश्लेषण करके आवश्यक सूचनाएं उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा देते हैं। तो ये आपका लेखांकन का सामान्य अर्थ था। अब इस अर्थ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इस अर्थ में जितने भी आपको शब्द दिए हुए वो शब्द आपके लिए नए शब्द हैं। तो यहाँ पे पहचान का अर्थ क्या होता है, क्या पहचान, किस चीज की पहचान करनी है। मापन का अर्थ क्या है, किसका हमें मापन करना है।
अभिलेखन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संप्रेषण, इन सब अर्थों को अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहचान के बारे में हम बात करें। पहचान पहचान का अर्थ यह है कि जब भी व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो व्यवसायिक लेन देनों की हमें पहचान करनी होती है। और हमने कल आपसे चर्चा की थी लास्ट वीडियो में कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौद्रिक लेन देन और एक होते हैं गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन, तो हमें यह पहचान करनी होगी कि कोई भी लेन देन जो हुआ है वो मौद्रिक है या गैर मौद्रिक है। अगर वो गैर मौद्रिक है तो उस व्यवहार को छोड़ दिया जाता है, उस लेन देन को छोड़ दिया जाता है। और अगर मौद्रिक है तो उसका मुद्रा में मापन करके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि लेखांकन की पुस्तकों से दर्ज कर देते हैं अगर मौद्रिक है तो यहां पहचान में लिखेंगे आप पहचान इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों की पहचान की जाती है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी व्यवसाय में कोई लेन देन या व्यवहार होगा तो हम ये पहचान करेंगे कि वो वित्तीय प्रकृति का है अथवा नहीं है। अगर लेन देन वित्तीय प्रकृति का है तो हम अब उसका आगे क्या करेंगे, मुद्रा में मूल्यांकन करेंगे। अगर वित्तीय प्रकृति का व्यवहार ना हो तो उसे क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो दूसरी स्टेप क्या आएगी आपके लिए, मापन। तो दूसरा मैंने आपको बताया मापन। मापन का अर्थ क्या है, व्यवसाय के पहचान किए गए जो मौद्रिक या वित्तीय लेन देन है इनका हम मुद्रा में मापन करेंगे। तो व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों का मुद्रा में मापन करना यह होता है आपका, मुद्रा में मापन करना इस प्रक्रिया में शामिल है। इस प्रक्रिया में शामिल है। क्या करना होगा सर, हमें व्यवसायिक लेन देनों का मुद्रा में मापन करना होगा। सपोज करो कि आपने किसी व्यवसायी से रुपए 1 लाख का फर्नीचर खरीदा। रुपए 1 लाख अपन छोड़ देते हैं, आपने किसी व्यवसायी से फर्नीचर खरीदा। अब आपने जब किसी व्यक्ति से फर्नीचर खरीदा तो ये वित्तीय लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? सर, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमें इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, या तो हम तुरंत भुगतान करें या बाद में किसी समय पर इसका भुगतान करें। तो जब भी आप कोई वित्तीय लेन देन करेंगे तो अब आप इसका मुद्रा में मूल्यांकन करेंगे। अपने फर्नीचर खरीदा तो इस फर्नीचर का मूल्य कितना था, सपोज करो इस फर्नीचर का मूल्य था रुपए 10,000। तो आपको ये मूल्यांकन करना है कि ये जो आपने व्यवहार किया इसका व्यवहार का मौद्रिक मूल्य कितना है। जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर खरीदा रुपए 10,000, तो फर्नीचर का जो मौद्रिक मूल्य हुआ वो रुपए 10,000 हुआ। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, जो भी व्यवसायिक लेन देन होगा उसका हम मुद्रा में मापन करेंगे। मापन करने के बाद अगली प्रक्रिया आती है आपकी अभिलेखन। अभिलेखन प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अभिलेखन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपने मौद्रिक व्यवहारों की पहचान करके उनका जिनका मुद्रा में मूल्यांकन किया है उन मौद्रिक या वित्तीय लेन देनों को आप प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। तो अभिलेखन का अर्थ होगा व्यवसाय की वित्तीय लेन देनों को लेखा पुस्तकों में
दर्ज करना, दर्ज करना अभिलेखन कहलाता है, कहलाता है। अच्छा, व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में दर्ज करना अभिलेखन कहलाता है। तो यहां जब व्यवसाय की लेखा पुस्तकों पे हम चर्चा करें तो लेखा पुस्तकों से अर्थ क्या होता है? लेखा पुस्तकों में शामिल होगा जिसमें अपन व्यवहारों को दर्ज करते हैं। तो जिन लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज किया जाता है वो होती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकें। कौन सी लेखा पुस्तकें? वो होती है सर प्रारंभिक लेखा पुस्तकें। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में हम व्यवहार को होते ही तुरंत दर्ज कर देते हैं। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दो प्रकार की पुस्तकें शामिल होती है, एक होती है जर्नल और दूसरा होती है सहायक बहियां। सहायक, तो इसके अंतर्गत दो चीजें शामिल होंगी, जर्नल और सहायक बहियां। अब ये जर्नल क्या होती है, सहायक बही क्या होती है, इन दोनों का हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आगे। जर्नल का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, सहायक बहियों का भी एक अलग चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, तो इनका विस्तार पूर्वक आगे अपन चर्चा करेंगे। तो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि अभिलेखन का अर्थ ये होता है कि जर्नल या सहायक बही में हमें व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करना है। किस प्रकार दर्ज करना है ये जब हम इन टॉपिक पर आएंगे तब अपन सीखेंगे। अभिलेखन के बाद हमें क्या करना होता है सर? वर्गीकरण करना होता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि जो आपने प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जिन व्यवहारों को दर्ज किया होता है, उन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में एक प्रकार के व्यवहारों को आपने कई बार दर्ज किया होता है। तो इन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए व्यवहारों में एक प्रकृति के जो लेन देन है उनका एक अलग समूह बना दिया जाता है और दूसरी प्रकृति के लेन देनों का एक दूसरा अलग से समूह बना दिया जाता है, उसे वर्गीकरण कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे अपन वर्गीकरण का अर्थ, कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। तो लिखिए आप हमारे साथ यहाँ पे वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए व्यवहारों को लेखांकन की मुख्य पुस्तक में हस्तांतरित किया जाता है, जिसमें एक प्रकृति के सभी लेन देनों, समस्त लेन देनों का एक अलग समूह बनाया जाता है। सपोज करो कि अगर आपने इन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में विक्रय को दर्ज किया हो, तो विक्रय भी आपने एक बार ना करके अनेकों बार विक्रय की होगी। क्रय को दर्ज किया है तो क्रय भी आपने एक बार नहीं अनेकों बार दर्ज की होगी। संपत्ति क्रय को अगर दिखाया तो अनेकों बार संपत्तियों का क्रय दिखाया होगा। या आपने किसी को मजदूरी दी है तो मजदूरी को भी अनेकों बार इस प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया होगा। तो ये अलग अलग प्रकृति के जो व्यवहार हैं उनको अपने सब व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया था। तो उन सभी जो अलग अलग प्रकृति के व्यवहार हैं उनमें से एक प्रकृति के व्यवहारों का एक अलग समूह बनाया जाएगा और दूसरी प्रकृति के व्यवहारों का एक अलग से दूसरा समूह बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि जर्नल
और सहायक वहियों में आपने अलग अलग प्रकृति के व्यवहारों को दर्ज किया होता है, तो एक प्रकृति के जितने भी व्यवहार है उनका एक अलग से समूह बना दिया जाता है और दूसरी प्रकृति के व्यवहारों का दूसरा एक समूह बना दिया जाता है। यही कार्य हम वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं। यहाँ अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ कि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए व्यवहारों को जो अपन एक प्रकृति के लेन देनों का अलग से समूह बनाते हैं, ये समूह का कार्य किस पुस्तक में किया जाता है? लेखांकन की मुख्य पुस्तक के अंतर्गत किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, सर ये लेखांकन की मुख्य पुस्तक क्या होती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ देखो, लेखांकन की मुख्य पुस्तक के बारे में आपको बता देता हूं। लेखांकन की मुख्य पुस्तक कौन सी होती है? लेखांकन की मुख्य पुस्तक, जो ये लेखांकन की मुख्य पुस्तक होती है, इसे हम कहते हैं खाता बही। क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है खाता बही। इसका अर्थ होगा, इंग्लिश में इसको कहेंगे लेजर। इंग्लिश में से लेजर कहा जाता है। और ये लेजर क्या होती है, किस प्रकार अपन समूह बनाते हैं इसमें, ये हम तब समझेंगे जब इस टॉपिक पर आएंगे। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर भी हमें अलग से पढ़ना होगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको सबको समझ में आई कि सर हमें पहचान क्या करना है, वित्तीय लेन देनों की पहचान करके उनका मुद्रा में मापन करना है, फिर उनको लेखा पुस्तक में दर्ज करना है, फिर उनका एक अलग से समूह बनाना है। इसके बाद अगली जो प्रक्रिया है वो है अपनी संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अगली प्रक्रिया पे अपन चर्चा करेंगे। अगली प्रक्रिया अपनी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया। संक्षिप्तीकरण, यहां इस संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होगा, इस संबंध में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, जब भी आपने पूरे साल भर में लेन देन किए हैं, जब आपने व्यापार में बहुत सारे पूरे एक साल भर में लेन देन किए हैं, उन सभी लेन देनों का एक सारांश रूप तैयार कर लेते हैं और वो सारांश रूप आपके लाभ हानि की जानकारी आपको देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में इसको शामिल करते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे हमारे साथ, व्यवसाय के परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करना। लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करना। व्यवसाय के परिणाम या तथा वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए वर्गीकृत लेन देनों का सारांश तैयार करना संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होता है। संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका संक्षिप्तीकरण का अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि सर जब भी हम वर्ष के अंत में व्यवसायिक परिणामों को जानने के लिए व्यवसाय के वर्गीकृत जो लेन देन थे उनका एक सारांश पत्र जब हम तैयार कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अगली प्रक्रिया होगी अपनी विश्लेषण करना। विश्लेषण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण का वास्तविक अर्थ होता है किसी भी सारांश पत्र को या किसी भी पत्र को जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें भविष्य के लिए निर्णय वहां पे लेने होते हैं, तो उस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं।
तो विश्लेषण का यहां जो अपने लेखांकन से संबंधित अर्थ होगा वो क्या होगा? लेखांकन से संबंधित अर्थ है विश्लेषण का व्यावसायिक परिणामों तथा वित्तीय स्थिति। परिणाम का अर्थ होता है लाभ अथवा हानि ज्ञात करना तथा वित्तीय स्थिति का निर्णय लेने हेतु गहनता से अध्ययन करना, यही होता है विश्लेषण करना। यानी जब हम इन व्यवसायिक परिणामों और वित्तीय स्थिति का गहनता से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें भविष्य के लिए कोई निर्णय लेना हो, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं सर? विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण के बाद अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो होती है संचार या संप्रेषण। इस संचार प्रक्रिया या संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत हमें क्या करना होता है? जो भी हमारे व्यवसायिक परिणाम और वित्तीय स्थिति है, जो सारांश पत्र हमने तैयार किया है, इन सारांश पत्रों को हम उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित कर देते हैं, उन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रक्रिया को अपन संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम व्यवसाय की लेखा पुस्तकों के विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक व्यावसायिक स्थिति, इस स्थिति के अंतर्गत लाभ हानि अथवा वित्तीय स्थिति दोनों शामिल हो जाती है कि जानकारी उपयोगकर्ताओं तक व्यावसायिक स्थिति की जानकारी संप्रेषित करना शामिल है। जिससे क्या होगा? जिससे उपयोगकर्ता निर्णय ले सके, भविष्य हेतु निर्णय ले सके। तो इस संपूर्ण कार्य को हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का अर्थ होता है व्यवसाय की जो भी स्थिति है उसकी जानकारी उसके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित कर देना। और यहाँ स्थिति का अर्थ होता है व्यवसायिक परिणाम और वित्तीय स्थिति से। यहां लिख देता हूं मैं, स्थिति का यहां जो मैंने अर्थ लिया है इसका अर्थ होगा व्यवसायिक परिणाम, और इसी के साथ वित्तीय स्थिति, और इसी के साथ होगा और अन्य आवश्यक वित्तीय सूचनाएं। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं? स्थिति की जगह वित्तीय सूचनाएं भी लिख सकते हैं। तो यहां जो स्थिति का अर्थ होता है, स्थिति का अर्थ व्यवसायिक परिणाम या वित्तीय स्थिति या
अन्य जो आवश्यक वित्तीय सूचनाएं होती हैं वो स्थिति की जगह पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, व्यवसाय की लेखा पुस्तकों के विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक व्यवसायिक परिणाम, वित्तीय स्थिति या अन्य आवश्यक वित्तीय सूचनाएं संप्रेषित करना किसमें शामिल होता है सर? संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होता है। और इन स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके जो उपयोगकर्ता होते हैं वो भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो अपनी संपूर्ण प्रक्रिया थी, संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं सर? इन संपूर्ण प्रक्रिया को हम लेखांकन कहते हैं। तो इस लेखांकन के अंतर्गत हमने समझा है, क्या समझा सर? लेखांकन का विस्तार पूर्वक हमने अर्थ समझा है। लेखांकन के अंतर्गत क्या शामिल होता है सर? व्यवसायिक लेन देनों की पहचान, मापन, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और संचार, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इन सभी का अर्थ क्या होता है? इन सभी पहचान का, मापन, अभिलेखन, इन सब का जो अर्थ है वो मैंने आपसे विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा की है इसके अर्थ पर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं और ये जो वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं ये क्यों वित्तीय सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है वित्तीय सूचनाओं प्राप्त करने का उपयोगकर्ताओं का। तो इनके संबंध में हम अगले वीडियो में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उपयोगकर्ताओं के अर्थ और उपयोगकर्ताओं के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।